हेलो दोस्तों। राइट टू हेल्थ बिल ने दोस्तों एक बार दोबारा से एक चर्चा समाज में स्टार्ट कर दी है और वो चर्चा का विषय है क्या हेल्थ को या हेल्थ से जुड़े ट्रीटमेंट को, मेडिकल ट्रीटमेंट को पूरी तरह से फ्री किया जा सकता है। दोस्तों ये सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही रोमांचक लगता है। बचपन में भी हम कहानी सुनते थे कि रॉबिन हुड था जो कि अमीरों से लूट के और गरीबों को पैसा बांटता था। उसी प्रकार से ये वाली बात सुनने में काफ़ी आकर्षक लगती है कि कोई भी आदमी किसी भी अस्पताल में जाकर फ्री इलाज कराए और घर आ जाए। लेकिन दोस्तों क्या इसको आप जिसे कहते हैं कि लागू करना इतना आसान है और क्या ये वास्तव में सक्सेसफुल है? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या ये वास्तव में उस गरीब आदमी के हित में है जिसके लिए कि ये सब कुछ किया जा रहा है? आइए दोस्तों राइट टू हेल्थ कोई नई चीज़ नहीं है, काफ़ी सारे राज्यों में पहले लागू की गई है और ये मॉडल कई देशों में चलता भी है। अगर हम देखें तो इंग्लैंड के अंदर जो NHS नेशनल हेल्थ स्कीम है वो काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। और दोस्तों कनाडा में भी एक ऐसी स्कीम है जहाँ पर कि पेशेंट जाकर जो भी वहाँ के सिटीजन्स हैं वो फ्री ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आइए देखते हैं कि सबसे पहले हम जो सवाल है उस पर हम जाते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट इतना महंगा क्यों है। दोस्तों मेडिकल महंगा क्यों है, इसकी 3 या 4 वजह है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पहली बात तो क्या होता है कि इसके अंदर जो भी ट्रीटमेंट होता है वो रिसर्च बेस होता है जिसमें करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, अरबों रुपए खर्च होते हैं जब कोई एक दवाई निकलती है। अभी आपने देखा होगा कोरोना वैक्सीन की जब खोज हुई तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च हुए तब जाके वैक्सीन की खोज हुई। यानी कि इसमें जो रिसर्च है वो बहुत महंगी है और टाइम टेकिंग भी है, क्योंकि जो रिसर्च है वो इंसान पे हो रही है दोस्तों। तो ऐसा तो है नहीं कि आप कोई सी भी दवाई इंसान पे लगा के टेस्ट कर लोगे, उसके कई फेजेस में ट्रायल होते हैं। पहले वो गिनी पिग्स पे, रेट्स पे, इन पे ट्राई की जाती है, तो दवाइयों की जो कॉस्ट है वो बहुत महंगी हो जाती है। दूसरा इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों उनको डील करना है इंसान के शरीर से, तो बहुत ही हाई क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट, बहुत ही हाई क्वालिटी के इम्प्लांट्स ही लगे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें ये चांस तो है ही नहीं कि अगर कुछ ख़राब हो गया तो आप चेंज कर लोगे। वो चीज़ इंसान के शरीर का हिस्सा बन जाएगी और हमेशा रहेगी। तो ऐसे में चैलेंज यही है दोस्तों कि जो भी चीज़ यूज़ की जाएगी बहुत हाई क्वालिटी की होती है और यही वजह है कि ज़्यादातर इम्पोर्टेड इम्प्लांट इंडिया में यूज़ किए जाते हैं और उनकी कॉस्ट क्योंकि वो फॉरेन से आते हैं तो हाई होती है। तीसरी चीज़ जो कि मैं अपने पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि जो डॉक्टर बनने का प्रोसेस है वो इतना लंबा है, 20 से 25 साल, और सक्सेस होने का प्रोसेस भी इतना लंबा है। और कई बार तो ये होता है कि हर डॉक्टर इतना सक्सेस होगा नहीं होगा, इसी वजह से डॉक्टर्स की हमेशा कमी रहती है। बड़े से बड़े विकसित देश देखिए, इंडिया में भी आप देखिए डॉक्टर्स की हमेशा कमी बनी रहती है। और ये सब वजह ये बनाती है कि जो मेडिकल का ट्रीटमेंट है वो बहुत महंगा है, जेब पर बहुत जोर डालता है। यही वजह है कि समय समय पे सरकारें ये कोशिश करती रहती है कि किसी प्रकार से मेडिकल की ट्रीटमेंट की कॉस्ट को कम किया जाए। इसी के लिए सरकारी अस्पताल शुरू किए गए थे, लेकिन सरकारी अस्पताल भी किस हद तक सुविधाएं दे पा रहे हैं, उनके अंदर लोड ही इतना ज़्यादा होता है, जनता इतनी ज़्यादा सरकारी अस्पतालों में जाती है कि वो लोड उठा नहीं पाते। और फंड भी इतना होता है कि आप देखिए गवर्नमेंट तक को फंड को जुटाने में समस्याएं आती हैं। US में ओबामा केयर थी, वो इसी वजह से फंड की वजह से दिक्कतों में गिर गई थी। जो राजस्थान में अंदर स्कीमें यूज भी की गई हैं पहले भी, जैसे आयुष्मान भारत है, भामाशाह है, चिरंजीवी, उनमें हमेशा फंड की शॉर्टेज रहती है। इवन जो RTH बिल लाया गया है दोस्तों, इसके अंदर भी अभी फंड कहाँ से आएगा इसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि हेल्थ के अंदर इतना फंड लगता है। इसका एग्जाम्पल अगर आप NHS इंग्लैंड की स्कीम से लें तो इंग्लैंड तो एक बहुत छोटा सा देश है, उसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन और अर्थव्यवस्था वाइज भी देखें तो इंग्लैंड के पास तो पैसों की कोई कमी नहीं है, बहुत ही सुदृढ़ अर्थव्यवस्था है। इसके बावजूद भी NHS उनके ऊपर एक बहुत बड़ा लोड है। फ्री टू हेल्थ ट्रीटमेंट देने की वजह से उनकी जो इकोनॉमी है उसको बहुत बुरा असर पड़ा है। वेनेजुएला और श्रीलंका जैसे देशों के एग्जाम्पल हमारे सामने हैं जिन्होंने कि एकदम फ्री ट्रीटमेंट दिया, तो आज उन लोगों की जो इकोनॉमी है बिल्कुल कोलैप्स हो चुकी है। श्रीलंका और वेनेजुएला में भीख मांगने जैसी नौबत है लोगों के पास, उनको ना तो कोई बैंक लोन देने को तैयार है इन दोनों देशों को। तो हम भी नहीं चाहते कि हमारे देश की हालत ऐसी हो जाए कि हेल्थ को फ्री करने से यहाँ पे खाने पीने के भी लाले पड़ सकते हैं। अब सिर्फ फ्री होने से देश की अर्थव्यवस्था पे लोड पड़ता है, ये तो चलो एक बात है ही। लॉन्ग टर्म में काफ़ी सारे लोग बोलते हैं सर ये तो बाद में देखेंगे, इससे कौन सा अभी तुरंत फर्क दिख रहा है, लेकिन इमीडिएटली क्या क्या नुकसान होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जो NHS सिस्टम है उसके अंदर वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी हो जाती है। अगर आपको कोई भी ट्रीटमेंट कराना है दोस्तों, कोई भी हर्निया का, पाइल्स का, गॉल ब्लैडर का, ACL का जॉइंट रिप्लेसमेंट कराना तो 6 से 7 महीने की वेटिंग रहती है, क्योंकि जब ट्रीटमेंट फ्री होता है तो हमेशा ही हॉस्पिटल ओवरबर्डन रहता है। जो भी आदमी है वो किसी भी वजह से वहाँ पहुँचता है और अपना नाम लिखा देता है कि भी चलो मैं भी ट्रीटमेंट कराऊंगा, मैं भी ट्रीटमेंट कराऊंगा। और ऐसे में कई बार जो लिस्ट है वो इतनी लंबी हो जाती है कि आपको जरूरी ऑपरेशनों के लिए भी कई बार जो वास्तविक गरीब लोग हैं उनको लंबा वेट करना पड़ता है। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है दोस्तों कि जब ट्रीटमेंट फ्री होता है तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता।
क्योंकि ऑलरेडी फंड की शॉर्टेज होती है, तो हाई क्वालिटी मशीनें कोई भी नहीं लगाएगा। अगर किसी को पता है कि सरकार के द्वारा उसको एमआरआई फ्री करनी है, तो वो 3 टेस्ला की हाई क्वालिटी मशीन क्यों एक्वायर करेगा? फिर तो वो 0.5 टेस्ला या 1.5 टेस्ला की मशीन लगा लेगा कि जब खाना पूर्ति करनी है तो उसमें हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट क्या करना। कोई भी डॉक्टर होगा तो वो मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर क्यों बनाएगा जब उसे पता है कि इलाज फ्री करके देना है और सरकार से भी पैसे आएंगे, कब आएंगे, कितने आएंगे, कितना कटिंग होगा, ये पता नहीं है। और पेशेंट भी सिर्फ मेरे पास इसीलिए आ रहा है कि उसको फ्री इलाज चाहिए और उसको क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है, तो वो अपनी क्वालिटी में कभी इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेगा। और ऐसे में अस्पतालों का जो विकास हो रहा है, जो दिन दिन नई मशीनें आ रही है, जो नई टेक्नोलॉजी लोग सीख रहे हैं, वो सब बंद हो जाएगा और लोग सोचेंगे कि खाना पूर्ति है वो चलने दो। इसलिए क्या होता है कि मेडिकल का विकास रुक जाएगा और अल्टीमेटली इसका जो दुष्परिणाम है वो जनता को ही भुगतना पड़ेगा। कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे भी होंगे जो राज्य से बाहर शिफ्ट हो जाएंगे, जैसे कि आसपास के राज्यों में। वो सोचेंगे कि भैया जब यहाँ पर अपना खर्चा नहीं चल पा रहा, लोन के पैसे में भर नहीं पा रहा, तो क्यों ना मैं आसपास के गुजरात में चला जाऊँ, हरियाणा चला जाऊँ, पंजाब चला जाऊँ, ताकि वहाँ पर थोड़ा मेरा जुगाड़ हो सके। और दोस्तों, अगर ये स्कीम पूरे इंडिया में लगती है तो लोग विदेशों में भी पलायन कर सकते हैं। वैसे ही हमें पता है कि जो हिंदुस्तान है वो ब्रेन ड्रेन से ग्रसित है। यहाँ के काफ़ी सारे टैलेंटेड लोग तो विदेशों में चले ही जाते हैं। तो दोस्तों, सुनने में कितनी भी आकर्षक लगने वाला फ्री फॉर ट्रीटमेंट करना इतना आसान नहीं है। हम सब समझते हैं कि जब ट्रीटमेंट को फ्री किया जाता है तो वो ट्रीटमेंट लेट हो जाता है, उसकी क्वालिटी में पतन होता है और कई बार ये भी होता है कि जहाँ पर बिल्कुल सब कुछ फ्री मिल रहा है वहाँ पर वो सुविधाएं बिल्कुल गायब भी हो जाती हैं और फिर लोगों को दोबारा से सरकारी अस्पतालों की तरफ जाना पड़ सकता है, जो ऑलरेडी ओवरबर्डन है। तो मेरा सरकार को सजेशन रहेगा कि बहुत अच्छी योजनाएं जो चिरंजीवी, आयुष्मान या भामाशाह चल रही है, उन्हीं में सभी बीमारियों को सम्मिलित कर लिया जाए, उन्हीं में इमरजेंसी को भी सम्मिलित कर लिया जाए और उनके थ्रू ही उसका पेमेंट कराया जाए तो ज़्यादा उचित होगा, बजाय कि एक योजना जो कि अभी पूरी तरह प्रिपेयर भी नहीं है, उसका बजट भी डिसाइडेड नहीं है, उसको एकदम से जनता पर नहीं लादा जाए। आपस में दोबारा से इसके बारे में कंसल्ट किया जाए कि वास्तव में इस तरह की योजना की कोई ज़रूरत भी है और क्या वास्तव में ये गरीबों को फ़ायदा देगी कि नहीं देगी। तो दोस्तों, आपका फ्री ट्रीटमेंट के बारे में क्या विचार है? और अगर आपका कोई रिश्तेदार बीमार होता है तो आप बेस्ट ट्रीटमेंट को देखेंगे या फ्री ट्रीटमेंट को, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।